Good morning, students. Today we are going to start chapter 2 of Geography, Forest and Wildlife Resources. Students, this chapter will not come in board exam. This is for internal assessment. So, I am going to explain some main points of the chapter for the internal assessment purpose. First, we are going to start flora and fauna. This about forest and wildlife resources. You are reading from class 6, 7th onward. In 7th class, in 8th class, in 9th class, in every class you read about forest and wildlife, plants and animals. First, flora and fauna. You know very well what is flora and what is fauna. Flora is plant kingdom and fauna is animal kingdom. All wildlife animals are known fauna and all plants are known as flora. See the first point. India is the one of the richest country of the world in terms of बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. इंडिया जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, उनमें वर्ल्ड के रिचेस्ट कंट्री में आता है. इंडिया हैज़ नियरली 8% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इन द वर्ल्ड. और इंडिया में जो वर्ल्ड में टोटल स्पीसीज हैं, चाहे वो प्लांट स्पीसीज हो या फिर वो एनिमल स्पीसीज हो, इंडिया में उसका 8% पाया जाता है. इंडिया 8% शेयर करता है. एट लीस्ट 10% ऑफ इंडियाज recorded wild flora and 20% of its mammals are threatened list. See now, इंडिया के 10% तो जो वाइल्ड फ्लोरा है, जंगली जो प्लांट्स हैं, और 20% मैमल्स जो जानवर हैं, वो इस टाइम खतरे में हैं. लेट अस नाउ अंडरस्टैंड डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब हम प्लांट्स और एनिमल्स की अलग अलग कैटेगरी के बारे में जानेंगे कि इनको किन किन कैटेगरीज में रखा जाता है. नॉर्मल स्पीसीज कौन से होते हैं? जो नॉर्मली पाए जाते हैं, जैसे जिनको हम नॉर्मली रोज़ देखते हैं, प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं, जैसे काऊ, गोट, दिस टाइप ऑफ एनिमल्स. एंडेंजर्ड स्पीसीज वो होते हैं जिनको ख़त्म होने का खतरा बना हुआ है, जो लगातार धीरे धीरे करके कम हो रहे हैं. थर्ड इज़ वुलनेबल स्पीसीज वो होते हैं जो एंडेंजर्ड से भी ज़्यादा खतरे में हैं. एंडेंजर्ड तो होता है कि उनको ख़त्म होने का खतरा है, लेकिन वुलनेबल वो होते हैं जिनकी संख्या लगातार घटती जा रही है, जो बहुत कम संख्या में रह गए हैं. फोर्थ इज रेयर स्पीसीज वो होते हैं जो रेयरली किसी जगह पर पाए जाते हैं, हर जगह पर नहीं पाए जाते हैं. आफ्टर दैट एंडेमिक स्पीसीज वो होते हैं जो एंडेमिक स्पीसीज आइसोलेटेड रहना पसंद करते हैं. ये स्पीसीज दूसरे स्पीसीज के साथ ग्रुप में रहना पसंद नहीं करते. ये स्पीसीज अकेले रहना पसंद करते हैं. एंड 6 नंबर इज एक्सटिंक्ट स्पीसीज वो होते हैं जो ख़त्म हो चुके हैं, जिनकी कोई भी प्रजाति, कोई भी जानवर या कोई भी प्लांट जिनका अब इस अर्थ पर नहीं पाया जाता है. और इनके डिप्लेशन के, इनके ख़त्म होने के बहुत सारे कोजेज हैं. इंडिपेंडेंस से पहले भी जब कॉलोनियल पीरियड था, ब्रिटिशर्स यहाँ पर रहते थे, तब भी ब्रिटिशर्स रेलवे एक्सपेंशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, कमर्शियल और साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के लिए या फिर माइनिंग के लिए लगातार इन स्पीसीज का डिप्लेशन करते आए हैं. आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हो गया था, उसके बाद भी बहुत सारे प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए, क्योंकि कंट्री की जो कंडीशन थी, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब थी उस टाइम.
तो कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए थे, जिसके कारण इन स्पीसीज को लगातार खतरा था, लगातार ये स्पीसीज डेंजर की ओर जा रहे थे। लार्ज डैम्स एंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट चलाए गए। ग्रेजिंग एंड फ्यूलवुड कलेक्शन, जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी की जाती थी, जानवरों को चराया जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स को निकालना, माइनिंग करना। इंडस्ट्रियल और अर्बन डेवलपमेंट हुआ, जब कहीं पर इंडस्ट्री लगती है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, उसके लिए फॉरेस्ट को काटा जाता है और साथ साथ उसके अर्बन डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, खेती के लिए हमारे कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ रही है, तो इसलिए एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए भी फॉरेस्ट का या बायोडाइवर्सिटी का, प्लांट्स एंड एनिमल्स का लगातार डिप्लेशन हो रहा है। हैबिटेट डिस्ट्रैक्शन, हंटिंग, पोचिंग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, पॉइजनिंग एंड फॉरेस्ट फायर are the factors which have led to the decline of India's biodiversity। ये सारे फैक्टर इंडिया की बायोडाइवर्सिटी के डिक्लाइन के कारण हैं। इनके अलावा बहुत से और भी दूसरे रीजन्स हैं, बहुत दूसरे फैक्टर्स हैं जो इसके कारण हैं। नाउ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, इंडिया में इनको कंजर्व करने के लिए क्या क्या किया गया है। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बर्ड सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किए गए हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स, जिनसे कि इन स्पीसीज को प्रोटेक्ट किया जा सके। आफ्टर दैट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट क्लासिफाइड द फॉरेस्ट इन दीज कैटेगरीज, गवर्नमेंट ने और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने फॉरेस्ट को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिससे कि इन स्पीसीज को प्रोटेक्ट किया जा सके, इन स्पीसीज को कंजर्व किया जा सके। दीज आर रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, unclassed forest। reserved forest are those forest which are reserved for a particular variety of species and the common people are not allowed to go there। second is protected forest, these forests are protected, also protected by the government officers, but in these forests some people can go with the permission of the government। third is unclassed forest, unclassed forest are those forests in which anybody can go and take the products for their own usage। after that government after government some community persons are also active in the conservation of forest। Such there are some movements which are launched by the community persons for the protection of forest। Chipko movement is this type of movement which was launched in Uttarakhand। बीज बचाओ आंदोलन and नवधान्य आंदोलन also are this type of movements। Thank you।